Hello, students. Very good morning and very warm welcome in our online classes at Shri Ram College, 17 RB, Raising Nagar. Students, now I have to begin our online class for BA BEd third year for literature English. तो अभी स्टूडेंट्स आपकी जो BA BEd थर्ड ईयर की लिटरेचर इंग्लिश की क्लास अभी ऑनलाइन हम शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम जो आपका पेपर पोइट्री पोर्शन है स्टूडेंट्स, हम उसमें से एक बहुत ही फेमस एक पोइम करने वाले हैं जिसका नाम है द सोल्जर, और उसके जो पोइट हैं वो है रूपर्ट ब्रूक। ओके, तो अब आपको सबसे पहले मैं अबाउट द पोइट बता दूं कि रूपर्ट ब्रूक कौन थे और स्टूडेंट्स इनका क्या क्या लिटरेरी जो कंट्रीब्यूशन है, इनकी लिटरेरी अचीवमेंट्स क्या है, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे रूपर्ट ब्रूक हैं, इनका जो बर्थ होता है वो स्टूडेंट्स, इनका बर्थ 3 अगस्त 1887 के अंदर होता है, और जो इनकी डेथ होती है स्टूडेंट्स वो होती है 23 अप्रैल 1950 के अंदर होती है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इनकी जो बर्थ होता है स्टूडेंट्स वो तो कहाँ पे होता है, वो तो होता है इंग्लैंड के अंदर। ओके, कहाँ होता है, इंग्लैंड में होता है। लेकिन इनकी जो डेथ होती है स्टूडेंट्स, वो डेथ इनकी 1950 में कहाँ होती है, ग्रीस के अंदर होती है। कहाँ होती है, ग्रीस में। ओके, कहाँ होती है, ग्रीस में होती है। वहाँ का एक आइलैंड है, साइरोस नाम का आइलैंड है, वो आगे अपने डिटेल से बात करते हैं। वहाँ पे इनकी डेथ होती है। और अगर मैं इनके एरा की बात करूं तो ये प्री वॉर पोइट कहलाते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या कहलाते हैं, प्री वॉर पोइट कहलाते हैं। आपको बता दूं कि ऐसे पोइट्स जिनकी पोइट्री क्या होती है, वॉर पर डिपेंड होती है, जिसमें कि वो पैट्रियोटिक लिखते हैं या उसमें वो वॉर डिस्क्रिप्शन देते हैं या जैसे वॉर के लिए इंस्पायर करते हैं, तो वो वॉर पोइट होते हैं। नीचे लिखा भी है इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन अर्ली फेज ऑफ WW1 का मतलब यहां पे क्या है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब रूपर्ट ब्रूक थे बेसिकली बाय प्रोफेशन, ये एक सोल्जर थे। आपके लिए मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि जो हमारे रूपर्ट ब्रूक हैं ये बाय प्रोफेशन क्या थे, एक सोल्जर थे। और ये किसमें थे, ये जो रॉयल नेवी थी ना जो इंग्लैंड की, तो उसके अंदर ये एक सोल्जर के रूप में काम करते थे स्टूडेंट्स। तो इनका जॉब एक सोल्जर का था। ओके, रॉयल नेवी के अंदर थे। किसमें थे स्टूडेंट्स, ये रॉयल नेवी के अंदर थे ये। ओके, और इन्होंने जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के फेज के अंदर उस समय लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया। तो अगर अपने इस पोइम की बात करें तो ये पोइम इनकी एक ऐसी फेमस पोइम है द सोल्जर, कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय जब जितने भी जो आर्मी के सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, ऐसा मानना है कि उन सभी की पॉकेट में इस पोइम को लिख के डाला गया स्टूडेंट्स। इस पोइम के बारे में खास बात क्या है कि इस पोइम को लिख के उनकी पॉकेट में डाला गया ताकि वो इससे प्रेरित होते रहे। जितने भी सोल्जर्स थे ना जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, तो उनकी पॉकेट में इस पोइम को लिख के डाला गया था एज एन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के सोर्स से बहुत ज्यादा फेमस इनकी पोइम हुई है द सोल्जर। और बाय प्रोफेशन खुद भी ये रॉयल नेवी के अंदर थे। ओके, तो अब इनके बर्थ के बारे में आपने बात कर ली कि इंग्लैंड में इनका बर्थ होता है 1887 के अंदर, और 1950 के अंदर ग्रीक के अंदर इनकी जो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ओके, अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये आगे बता रखा कि मैंने कि ये बॉर्न कहाँ पे होते हैं, इंग्लैंड में है। और इनकी जो डेथ होती है वो एजियन सी के पास में एक आइलैंड है जो कि साइरोस इसको बोलते हैं। ओके, और इनके जो डेथ का रीजन था स्टूडेंट्स, वो रीजन क्या था, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि इनकी जो डेथ का रीजन था वो रीजन था सेप्सिस, ब्लड पॉइजनिंग। अब ये सेप्सिस क्या होता है, सेप्सिस एक प्रकार की स्टूडेंट्स बीमारी होती है जिसको सेप्टिक इन्फेक्शन भी बोल देते हैं। ओके, क्या हुआ था कि इनको ना एक जहरीला मॉस्किटो था, मॉस्किटो इनके होंठ पर काट गया था, तो जिस वजह से इनको सेप्टिक इन्फेक्शन हुआ था जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो जिस वजह से लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है ये, तो उस वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और डेथ कहाँ पे होती है इनकी, एक फॉरेन लैंड पर, विदेशी जमीन पर होती है, जहां पे ये क्या गए थे, मेडिटेरेनियन सी पर
ये रॉयल नेवी के साथ में वहां पे युद्ध में भाग लेने के लिए गए थे, वॉर पर गए थे ये, और वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। ओके, और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है रूपर्ट ब्रूक के बारे में कि ये बहुत हैंडसम थे। तभी तो W.B. यीट्स ने इनके लिए एक लाइन लिखी है। स्टूडेंट्स आप यहां पे देख रहे हैं W.B. यीट्स, जो कि एक आयरिश फेमस पोइट है। ओके, फर्स्ट आयरिश पोइट टू गेट द नोबेल प्राइज। W.B. यीट्स पहले ऐसे आयरिश पोइट हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्होंने रूपर्ट ब्रूक के बारे में एक लाइन कोट की है। वो लाइन क्या है? द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। कहता है कि इंग्लैंड के जितने भी युवा हैं उन सब में से हैंडसम ज्यादा कौन है? रूपर्ट ब्रूक है। इसको वन ऑफ द हैंडसम पोइट्स के अंदर माना जाता है, और W.B. यीट्स ने इनके बारे में ये लाइन लिखी है। फेमस कोट है जो कि हमारे लिटरेचर इंग्लिश के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड में इनका बर्थ होता है। डेथ इनकी ग्रीस आइलैंड पे होती है। आइलैंड का नाम साइरोस बताया गया, जो कि एजियन सी के पास में है। सेप्टिक इन्फेक्शन से इनकी डेथ हो जाती है। ओके, अब रूपर्ट ब्रूक बाय प्रोफेशन, आपको मैंने शुरू में बताया था वीडियो के कि ये क्या थे? बाय प्रोफेशन एक सोल्जर है। ओके, बाय प्रोफेशन एक सोल्जर थे, और इन्होंने जो रॉयल नेवी है उसको ज्वाइन किया था। तो अब स्टूडेंट ये तो इनके बारे में था। अब मैं अगर बात करूं इनके बारे में, कुछ और बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने, कि अब जो देखिए इनकी जो पोइम है ना, द सोल्जर, उससे पहले अपने बात करेंगे कि जो रूपर्ट ब्रूक हैं ये लिटरेचर में क्यों इतने फेमस है, इनकी अचीवमेंट क्या है। तो यहां पे देखिए आपके लिए मैंने कुछ इनकी स्पेसिफिक इनकी साइलेंट फीचर्स हैं वो आपके लिए मैंने लिखी हैं। ब्रूक्स ग्रेटेस्ट सक्सेस एज अ पोइट वाज अचीव्ड पोस्ट्यूमसली विद द पब्लिकेशन ऑफ 1914 एंड अदर पोइम्स। अब इसका मतलब क्या है कि ब्रूक को जितनी भी सफलता मिली वो इनकी डेथ के बाद मिलती है। इनको डेथ के बाद मिलती है, जब इनका पब्लिकेशन था, या इनकी पोइम्स का कलेक्शन जो पब्लिकेशन हुआ उसका, उस कलेक्शन का नाम क्या था? यहाँ पे आप स्टूडेंट्स उसका नाम देख रहे हैं। कलेक्शन का नाम क्या था? 1914 एंड अदर पोइम्स। ये कलेक्शन था। बेसिकली इनकी जो सक्सेस है वो इसी कलेक्शन पर डिपेंड करती है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पॉपुलर ऑफ दीज वर द 5 वॉर सोनेट। अब इस कलेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स क्या था? बेसिकली जो जिस वजह से रूपर्ट ब्रूक फेमस है, जो 1940 के अंदर इनकी पोइम्स का कलेक्शन आया था, आप यहां पे नाम देख रहे हैं 1914 एंड अदर पोइम्स। तो इस कलेक्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी? 5 वॉर सोनेट्स थी। आपको मैंने शुरू में बताया कि इनका जो इरा है रूपर्ट ब्रूक का वो क्या था? प्री वॉर पोइट है ये, ठीक है। तो इनकी जो वॉर सोनेट है 5, वो उनकी वजह से ये फेमस है। अ सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम दैट इज ट्रेडिशनल फॉर्मेट, बट ब्रूक मेड द फॉर्मेट हिज ओन बाय यूजिंग इनोवेटिव इमेजरी। देखिए बेसिकली तो आप सोनेट के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सोनेट एक 14 लाइन की एक शॉर्ट पोइम होती है जो ट्रेडिशनल फॉर्म में लिखी जाती है। चाहे वो पेट्रार्कन हो सकती है जिसको अपने इटालिक भी कहते हैं, शेक्सपियरियन हो सकती है दूसरी जिसको अपने इंग्लिश सोनेट भी कह देते हैं। लेकिन ब्रूक ने अपने ही प्रकार से उसके अंदर कुछ चेंजेस किए और उसको इनोवेटिव इमेजरी से अपना, ऐसा लगता है कि अपना ओन स्टाइल उन्होंने कल्टीवेट किया। ओके, तो अब हमारी जो आज की पोइम है द सोल्जर, तो स्टूडेंट जो सोल्जर पोइम है वो नंबर 5 है। किसके अंदर? 1914 एंड अदर पोइम्स का जो कलेक्शन है उसके अंदर 5 नंबर की इस सीरीज के अंदर 5th नंबर पे हमारी पोइम आती है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, द सोल्जर। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ कि उनकी जो हमारी जो सोल्जर पोइम है वो उनके कलेक्शन के अंदर नंबर 5 पर आती है। ओके, तो स्टूडेंट्स रूपर्ट ब्रूक के बारे में अपने बात की कि रूपर्ट ब्रूक बेसिकली प्री वॉर पोइट हैं। ओके, और इनके जो फेमस आपको मैंने कलेक्शन बताया कि अगर अपने इनके फर्स्ट कलेक्शन की बात करें तो हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स वाज पब्लिश्ड इन 1911। अगर अपने इनकी पोइट्री के पहले कलेक्शन की बात करें तो पहला कलेक्शन का कब पब्लिश हुआ? 1911 के अंदर 1911 में स्टूडेंट इनका पहला कलेक्शन पब्लिश होता है। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया? ही ऑल्सो टुक ए शॉर्ट ट्रिप टू जर्मनी। इन्होंने जर्मनी की एक छोटी सी ट्रिप ली और वहां पे इन्होंने अपना एक फेमस जो कंपोजिशन लिखा जिसका नाम क्या है? ग्रैंड चेस्टर। ओके, ग्रैंड चेस्टर। स्टूडेंट्स आप मेरी आवाज को ध्यान से सुने और नोट करते रहे जो मैं चीजें बता रहा हूं। ओके, ग्रैंड चेस्टर। ग्रैंड चेस्टर इनका एक फेमस कंपोजिशन है जो इन्होंने कब लिखा था? जब ये जर्मनी की ट्रिप पर गए थे। ही ऑल्सो ट्रेवल थ्रू द यूएसए इन 1913। 1913 के अंदर यूएसए के अंदर भी गए। ओके, तो ये स्टूडेंट्स इनके बारे में आपको मैंने, इनकी एक और कलेक्शन जो पब्लिश हुआ था बाद में इनके डेथ के बाद में 1918 के अंदर, उस कलेक्शन का नाम क्या था? कलेक्टेड पॉइंट्स।
ओके, एक इनका और कलेक्शन कब पब्लिश हुआ था? 1918 के अंदर। उस कलेक्शन का नाम क्या था स्टूडेंट्स? उस कलेक्शन का नाम था कलेक्टेड पॉइम्स। क्या था? कलेक्टेड पॉइम्स। ओके, अब ये बहुत ही छोटी एज के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। ओके, कि इनको सेप्टिक इन्फेक्शन हुआ था, इनके लिप पर एक मॉस्किटो काट गया था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर पॉइजन फैला था, इनको इन्फेक्शन हुआ था, इनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, डेड हो गया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और स्टूडेंट्स, इनकी डेथ के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी डेथ लगभग 4:46 पर शाम को होती है। जो हमारे हिस्टोरियन हैं, जो हमारे लिटरेरी क्रिटिक्स हैं, उन्होंने इस टाइम को भी नोट किया है कि उनकी जो डेथ होती है वो शाम के समय होती है, 4:46 पर होती है, और रात को लगभग 11 बजे इन्हें दफनाया जाता है, बुराइड किया जाता है। इन्हें कहा उस ग्रीक आइलैंड पर ही इनको, जिसका कि नाम क्या आता है, साइरोस आता है ना। तो साइरोस जो आइलैंड है वहीं पे इनको स्टूडेंट बुराइड कर दिया गया था। ओके, तो ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू हमारे पॉइंट का, जिसका नाम आपने पता है आपको, रूपर्ट ब्रूक के बारे में हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट करता हूं, बाय प्रोफेशन क्या है स्टूडेंट्स? आपका आंसर बिल्कुल सही है, बाय प्रोफेशन वो क्या थे? एक सोल्जर थे, इसके अलावा पोइट तो थे ही। और W.B. येट्स ने इनके बारे में क्या कहा था कि ये इंग्लैंड के सबसे जो हैंडसम युवा हैं उनमें से एक हैं, क्योंकि दिखने में काफी सुंदर थे। मैं वापस आपको इनकी जो पिक है वापस दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, ये हमारे रूपर्ट ब्रूक हैं और दिखने में ये काफ़ी हैंडसम थे, जैसा कि W.B. येट्स ने इनके बारे में कहा है। तो अब स्टूडेंट हम बात करते हैं जो हमारी पोइम है। पोइम का नाम स्टूडेंट क्या है? सोल्जर है। ओके, सोल्जर क्या होता है? सैनिक होता है। ओके, सोल्जर क्या होता है? सैनिक होता है। अब अगर आपको बताऊं मैं, तो ये हमारी जो सोल्जर पोइम है ये इनके कौन से कलेक्शन के अंदर पब्लिश हुई थी? तो कलेक्शन का नाम स्टूडेंट्स क्या था? आपको मैं बता चुका हूं, 1914। ओके, उस कलेक्शन के अंदर इनकी जो पोइट्री है, यहां पे आप देख रहे हैं 1940 एंड अदर पोइम्स, इस कलेक्शन के अंदर इनकी पोइम वो पब्लिश होती है। द सोल्जर बिलोंग्स टू एन अर्लियर स्टेज इन द वॉर व्हेन पीपल वर ओवरऑल मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड पैट्रियोटिक। अब देखिए, सोल्जर उस समय की पोइम है, अर्ली स्टेज इन द वॉर, कि जब उस समय वॉर का बहुत शुरुआती दौर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको पता ना कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था स्टूडेंट्स, वो कब से कब तक है? फ्रॉम 1914 टू 1918, इस समय तक ये जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। तो इसका जो अर्ली फेज था, उस समय ये पॉइंट काफी लोगों को इंस्पायर करती है। व्हेन पीपल वर ओवरऑल मोर ऑप्टिमिस्टिक, तब लोग और ज्यादा इससे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है, वो आशावादी बनते हैं, एंड पैट्रियोटिक और देशभक्ति उनके अंदर आती है। द पोइम वॉज रेड अलाउड इन सेंट पॉल कैथेड्रल। अब देखिए, कैथेड्रल का मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसको आप गिरजाघर या चर्च कह देते हैं। तो ये पोइम इतनी फेमस थी, आपको मैंने शुरू में बताया है इस पोइम के बारे में, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जितने भी ब्रिटिश सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उनकी जेब में इस पोइम का टेक्स्ट लिख के डाला गया था, ताकि वो इस पोइम को पढ़ते रहें और इंस्पायर होते रहें। तो इस पोइम को लाउडली पढ़ा जाता था। किसमें पढ़ा जाता था? सेंट पॉल कैथेड्रल के अंदर, इन ईस्टर 1915, तब इसको वहां पे पोइम को पढ़ा गया। शॉर्ट बिफोर ब्रूक्स डेथ, इनकी डेथ से थोड़ा समय ही पहले, क्योंकि इनकी डेथ कब होती है? 23 अप्रैल 1915। ओके, तो इनकी डेथ से थोड़ा समय पहले ईस्टर पर इस पोइम को पढ़ा गया। द पोइम कैप्चर द पैट्रियोटिक मूड। अब इस पोइम के अगर अपने मूड की बात करें ना, तो पोइम का जो मूड है वो कैसा है? ये एक पैट्रियोटिक सोनेट है। स्टूडेंट, अगर मैं पोइम की बात, फॉर्म की बात करूं ना, आपको पता है कि पोइट्री की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तो हमारी जो द सोल्जर है वो स्टूडेंट्स क्या है? एक सोनेट है। क्या है? एक सोनेट है। इट कंटेन्स 14 लाइन्स। और ये किस प्रकार की सोनेट है? पैट्रियोटिक सोनेट है, देशभक्ति वाली है। रिटन इन नवंबर एंड दिसंबर 1914। अब इस पोइम के जो हमें इसकी कंपोज डेट के बारे में पता चलता है कि वो कब लिखी गई थी, नवंबर या दिसंबर में लिखी गई थी 1914 के अंदर। ओनली अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो पहला विश्व युद्ध था उसके शुरू होने के कुछ महीने बाद ही इस पोइम को लिखा गया रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा कि जो हमारी सोल्जर पोइम है ये है क्या? बेसिकली कौन सी फॉर्म है इस पोइम की? ये एक सोनेट है। ओके स्टूडेंट्स, ये पोइम क्या है? एक सोनेट है। अब आगे अपने बात करेंगे स्टूडेंट्स
कि इस पोइम का थीम क्या है, इस पोइम के अंदर जो हमारे रूपर्ट ब्रूक हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए, आपको मैंने प्रीवियसली थोड़ा बता दिया कि रूपर्ट ब्रूक ने क्या किया था। इन्होंने जो सोनेट को अपने खुद के स्टाइल में लिखा, ओके। लेकिन इनकी जो सोनेट है, इस देखिए सोनेट के अंदर बेसिकली दो पार्ट होते हैं, आपको पता है कि एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। तो हमारी जो प्रेजेंट सोनेट है इसको भी उन्होंने ऐसे ही लिखा है कि शुरू में इनका ऑक्टेव है जिसके अंदर 8 लाइनें हैं और नीचे वाला एक सेस्टेट जिसमें 6 लाइनें हैं। तो इनके जो ऑक्टेव की राइम स्कीम है स्टूडेंट्स, वो ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए स्टूडेंट्स। जो इनके ऑक्टेव की राइम स्कीम है वो है ए बी सी डी। देखिए, जो हमारी प्रेजेंट सोनेट है इसका जो पहला हाफ है जो कि एक ऑक्टेव है, इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी सी डी। तो यहां से पता चलता है कि रूपर्ट ब्रूक का जो पोइम का पहला हाफ है वो एक पेट्रार्कन सोनेट के मॉडल पर लिखा गया है। कौन से सोनेट पे, पेट्रार्कन सोनेट, ये आपने पढ़ा होगा बिल्कुल पहले, पेट्रार्कन सोनेट, उस पे इन्होंने किसको लिखा है, पेट्रार्कन सोनेट मॉडल पर, क्योंकि उसके अंदर ऑक्टेव में राइम स्कीम क्या होती है, ए बी सी डी होती है। ओके, अब जो इस पोइम का दूसरा हाफ है जो कि एक सेस्टेट है, तो सेस्टेट की जो राइम स्कीम है स्टूडेंट्स वो इन्होंने बनाई है एफ जी। दूसरे हाफ की जो 6 लाइनें हैं, सेस्टेट है जो हमारा, सेस्टेट की राइम स्कीम क्या यूज की है इन्होंने, ई एफ जी की है। तो यहां से पता चलता है कि नीचे वाली जो राइम स्कीम है, ये राइम स्कीम किस में होती है, ये उसमें होती है स्टूडेंट्स, इंग्लिश सोनेट के अंदर होती है या शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि रूपर्ट ब्रूक ने यहां पे 2 टाइप्स ऑफ सोनेट को ब्लेंड कर दिया, यानी कि पहला हाफ उसने पेट्रार्कन मॉडल पे लिख दिया और दूसरा जो हाफ है उसने किस पे लिख दिया, शेक्सपियरियन सोनेट के मॉडल पर लिख दिया। राइम स्कीम ई एफ जी रखी है। यहां तो बात हम कर रहे हैं पोइम के स्ट्रक्चर की। ओके स्टूडेंट्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, पोइम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब इस पोइम की अगर अपन बात करें तो ये पोइम बेसिकली क्या है, ये पोइम एक पैट्रियोटिक सोनेट है, देशभक्ति वाली पोइम है। अब ये पोइम इतनी फेमस क्यों थी, ये पोइम इतनी फेमस क्यों थी, ऐसा क्या था इस पोइम के अंदर कि इस पोइम को सैनिकों की जेब के अंदर डाला गया। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस पोइम की थीम क्या है। तो आपके लिए मैं इस पोइम की थीम को रीड कर रहा हूं स्टूडेंट्स। थीम आप यहां पे देख रहे हैं, इस पोइम की थीम क्या है, द स्पीकर इन्फॉर्म्स हिज ऑडियंस। अब इसमें स्पीकर कौन है, स्पीकर रूपर्ट ब्रूक है। वो अपने ऑडियंस को इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं व्हाट टू थिंक आफ्टर हिज डेथ, कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो क्या सोचें। स्टूडेंट्स, इसकी थीम पढ़ने से पहले आपको मैं ऑरली बता देता हूं, हुआ यूं था कि इसके अंदर रूपर्ट ब्रूक अपने को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़े एक, आप बोल सकते हैं कि देशभक्त हैं। ये क्या है, देशभक्त हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो इंग्लैंड का सैनिक है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी सैनिक है, अगर वो किसी भी जगह जाके उसकी डेथ होती है, देखिए सैनिक क्या करता है, हमेशा वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो वॉर के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि उसकी डेथ हो सकती है। तो रूपर्ट ब्रूक ये कहना चाहते हैं इस पॉइंट के थ्रू कि अगर ब्रिटेन का, अगर इंग्लैंड का कोई भी सैनिक किसी भी जमीन पर जाके मरता है और जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसको उसी जमीन के अंदर दफना दिया जाएगा, तो उसका जो खून है वो उसकी मिट्टी में मिल जाएगा, वहां की मिट्टी के अंदर। तो इट मीन्स कि वहां की मिट्टी भी क्या बन जाएगी, इंग्लैंड बन जाएगी। तो देखिए यहां पे इंटेंस पैट्रियोटिज्म आपको दिख रहा है, तीव्र उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स हैं, उनके अंदर भावनाएं, इमोशंस हैं देशभक्ति वाली, कि वो यहां तक भी सोच रहे हैं कि इंग्लैंड का कोई भी सैनिक, चाहे मैं हूं या चाहे कोई भी सैनिक है, अगर वो किसी भी फॉरेन लैंड पर मरता है, जरूरी नहीं कि वो इंग्लैंड में मरे, अगर किसी भी फॉरेन लैंड पर मरता है और उसको अगर वहां पे दफना दिया जाएगा तो वहां वो जगह क्या बन जाएगी, इंग्लैंड की बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि कहता है कि उसका खून उस जगह में मिल जाएगा। तो मतलब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि वो एरियलिज्म फैला रहे हैं, क्षेत्रवाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना इतनी ज्यादा है कि वो अपने देश के प्रति इतने लॉयल हैं कि वो कह रहे हैं कि हर जगह उनका नेटिव जो लैंड है वो बन जाएगी अगर उनको वहां पे दफनाया जाता है। तो देखिए इनके साथ ऐसा हुआ था
कि जब ये मेडिटेरेनियन सी पर एक वॉर के अंदर जाते हैं ना, ये पार्टिसिपेट करने के लिए, कहां जाते हैं ये? 1950 के अंदर जाते हैं ये, मेडिटेरेनियन जो सी है वहां पे ये रॉयल नेवी के साथ में युद्ध पर जाते हैं, और वहां पे इनको सेप्टिक इन्फेक्शन हो जाता है, तो बाद में इनको वहीं पे दफना दिया जाता है। तो इनके खुद के साथ ही ऐसा हुआ कि इन्हें एक फॉरेन लैंड पर दफनाया गया था, और वो फॉरेन लैंड कहाँ की थी? ग्रीक की थी। ग्रीक का एजियन सी के पास में एक आइलैंड था, आइलैंड का नाम आपको मैं बार बार बता रहा हूँ क्या था? साइरोस था। क्या नाम था? साइरोस जो आइलैंड था, वहां पे स्टूडेंट्स इनको बुराइड किया गया, वहां पे इनको दफनाया गया। तो अब इनका कहने का मतलब कि जहां पॉइंट को दफनाया गया वहां इनका खून उस मिट्टी में मिल गया है, और वो मिट्टी क्या बन गई है? इंग्लैंड बन गई है। तो स्टूडेंट्स आपके आइडिया क्लियर हो चुका है कि ये एक देशभक्ति वाली सोनेट है। इसके अंदर पॉइंट अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल है, और इतना ज्यादा लॉयल है कि वो ये कह रहा है कि जहां कोई भी, चाहे वो कोई भी सैनिक है इंग्लैंड का, अगर वो किसी भी फॉरेन लैंड पे मरता है, उसकी डेथ होती है, उसको वहां पे अगर बुराइड किया जाता है, तो वो जगह क्या बन जाती है? इंग्लैंड बन जाती है। तो अब आपको क्लियर होगा आइडिया कि सोल्जर पॉइंट क्या है। तो इसमें इसलिए पॉइंट कह रहा है अपने ऑडियंस को कि मेरी डेथ के बाद मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ही टेल्स देम ओनली टू कंसीडर दैट अ पोर्शन ऑफ सम फॉरेन लैंड विल बी फॉरएवर इंग्लैंड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डेथ। ये आपको मैंने बता दिया कि उसकी डेथ के बाद में चाहे कोई भी फॉरेन लैंड है, अगर वहां पे उसको दफना दिया जाता है, तो उसका जो पोर्शन है, उसका जो भाग है जहां पे उसको दफनाया गया, वो हमेशा के लिए क्या बन जाएगा? फॉरएवर वो इंग्लैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंग्लैंड। द सोल्जर हु वॉज रेज्ड एंड नर्चर्ड बाय हिज कंट्री, कहता कि सोल्जर जिसको कि उसकी कंट्री ने पाला और उसको नर्चर किया, मतलब उसका पोषण, उसको पालन पोषण किया उसका, इंग्लैंड विल बी बुराइड इन द अर्थ। ओके, जब भी इसको कहीं भी दफनाया जाएगा जमीन के अंदर, तो वो जगह क्या बन जाएगी? इंग्लैंड बन जाएगी। द सोल्जर विल गो टू अ पीसफुल इंग्लिश हेवन, और कहता है कि वो जो सोल्जर है वो कहां जाएगा? एक बहुत ही शांति भरे इंग्लिश हेवन में जाएगा। मतलब वो स्वर्ग को भी मानता है कि वो इंग्लिश स्वर्ग के अंदर चला जाएगा, वेयर ही विल री एक्सपीरियंस ऑल हिज इंग्लिश मेमोरी, और वहां पे वो बैठा क्या याद करेगा? जितनी भी उसकी इंग्लैंड की जमीन के साथ जुड़ी हुई उसकी मेमोरीज हैं, स्वीट मेमोरीज हैं, वो उनको वहां पे क्या करेगा? याद करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि इस पोइम की थीम क्या है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, जो आपके लिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर आपके लिए देखी, यहाँ पे स्लाइड में ली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि हमारे जो रूपर्ट ब्रूक हैं किस तरीके से वो डेथ के बाद लेटे हुए हैं, और उनको ग्रीक साइरोस के अंदर ही दफनाया गया था। सेप्टिक इन्फेक्शन से इनकी डेथ हो जाती है, तो उन्होंने साथ में देखिए फ्लैग भी दिया। इसका मतलब क्या है कि ये जमीन अब क्या बन गई है? ये जमीन इंग्लैंड की बन गई है। हालांकि जमीन ये थी, वैसे अगर देखा जाए तो कहाँ की थी? ये ग्रीक आइलैंड की थी, है ना। लेकिन पॉइंट कहता है कि उसके अंदर इतनी देशभक्ति है, वो कहता है कि जहां उसका खून मिलेगा मिट्टी में, वो मिट्टी कहां की बन जाएगी? इंग्लैंड की बन जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोइम का टेक्स्ट। तो अब आपको मैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देता हूं स्टूडेंट्स कि इसमें रूपर्ट ब्रूक क्या कहना चाहते हैं। तो इस क्लास को आप जब आप रिपीट करके देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको हमारे पॉइंट के बारे में भी समझ आएगा, आपको हमारी पॉइंट की थीम के बारे में भी समझ आएगा, और आपको रूपर्ट ब्रूक के बारे में पता चल जाएगा कि क्यों उन्होंने सोल्जर पोइम को लिखा, और क्यों ये पोइम इतनी फेमस थी कि आर्मी की पॉकेट में भी इसको डाला गया था लिख के। इसका जो टेक्स्ट था वो जितनी भी आर्मी थी, जितने भी सैनिक थे, उन सभी की पॉकेट में डाला गया, ताकि वो इस पोइम को पढ़ते रहें और इंस्पायर होते रहें। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम द सोल्जर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले लाइन से। इफ आई शुड डाई, कहता यदि मैं मरता हूं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में सिर्फ आप यही सोचेंगे। कहता कि यदि मैं मरता हूं तो, क्योंकि ये जो पोइम थी स्टूडेंट्स, ये कब लिखी गई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के 2-3 मंथ बाद ही इसको कंपोज कर दिया गया था। किसके द्वारा? हाँ जी, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, नवंबर-दिसंबर 1914 के लगभग इसको। ओके, कहता है यदि मैं मरता हूं तो मेरे बारे में आप यही सोचेंगे। सिर्फ क्या सोचेंगे? दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। अब इस लाइन का मतलब क्या है देखिए, दैट देयर सम कॉर्नर। अब देयर सम कॉर्नर का मतलब यहां पे क्या है कि किसी भी हिस्से में, जमीन का कोई भी हिस्सा है, चाहे वो फॉरेन लैंड ही क्यों नहीं है, फॉरेन मतलब विदेशी जमीन है कोई, है ना, क्योंकि उनकी नेटिव फील्ड तो कौन सा उनका? इंग्लैंड है। कहता है फॉरेन लैंड, विदेशी जमीन का चाहे वो कोई भी कोना हो, कॉर्नर हो, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए क्या बन जाएगा? इंग्लैंड बन जाएगा। अब ये आपको मैंने थीम में बताया था कि इंग्लैंड कैसे बनेगा, अब आगे बताएगा कि इंग्लैंड वो कैसे बनेगा। ओके,
देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ। अब देखिए रिच अर्थ किसको बोला गया है? रिच अर्थ उसको बोला गया है कि जहां पे भी कोई इंग्लिश सोल्जर जिसको दफनाया जाएगा। अ रिचर डस्ट, अब रिचर डस्ट किसको बोला गया है? कि जो सोल्जर हैं कहां के? लंदन के, आप सॉरी इसके इंग्लैंड के। कंसील्ड, अब कंसील्ड का मतलब यहां पे वैसे कंसील का वर्बल मीनिंग था छिपा होना, तो कह रहा है कि चाहे वो कोई भी विदेशी जमीन का हिस्सा हो जहां पर किसी अंग्रेजी सैनिक को उसकी जमीन के नीचे दफनाया जाएगा, यहां पे कंसील्ड का मीन क्या है? उसको दफनाया जाएगा, तो वो जगह हमेशा के लिए क्या बन जाएगी? इंग्लैंड बन जाएगी। चाहे वो फॉरेन का कोई भी फील्ड हो, अगर वहां पे किसी जो इंग्लिश सोल्जर है अगर उसकी डेथ होती है उसको दफनाया जाता है। रिच अर्थ किसको बोला गया है? जिस विदेशी जमीन पर या किसी भी जमीन पर उसकी डेथ होगी। और रिचर डस्ट किसको बोला गया है? जो कि सैनिक हैं। तो कहता है उस जब उस रिचर डस्ट को उस जमीन के अंदर दफनाया जाएगा तो वो अपने आप में क्या बन जाएगी? हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाएगी। अ डस्ट वूम, सॉरी, हाँ जी आगे देखते हैं। अ डस्ट वूम इंग्लैंड बोर, अब कहता है कि एक ऐसी डस्ट, अब डस्ट का मतलब यहां पे क्या है? वो उस ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है जो एज ए सोल्जर काम करता है इंग्लैंड के लिए, तो उसको डस्ट बोला है। कहता है ऐसी डस्ट वूम इंग्लैंड बोर, जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया है, जिसको इंग्लैंड ने क्या किया है? जन्म दिया है। शेप्ड, जिसको उसने आकार दिया, मतलब उसका पालन पोषण किया है, उसको लुक आफ्टर किया है। मेड अवेयर, जिसको उसने जागरूक बनाया है। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, और जिसने उसे क्या दिए हैं? अपने फ्लावर्स दिए हैं। जिस जमीन ने उसे क्या दिया है? फ्लावर्स दिया है। हर फ्लावर्स टू लव, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो किसी को जब अपने फूल देते हैं या किसी को अपने फ्लावर देते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं। तो कह रहे हैं कि हमें अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए जब फूलों की जरूरत थी ना, तो वो फूल भी हमें किसने दिए? उसी धरती ने दिए, उसी जमीन ने दिए, इंग्लैंड की जमीन ने दिया ना। या आप यहां पे ये भी है कि इतनी सुंदरता हमें दी उसने। हर वेज टू रोम, और उसी ने हमें घूमने के लिए रास्ते दिए। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये हमारा जो पूरा शरीर है अंग्रेजी सैन्य का, वो किसका है? इंग्लैंड का है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, हमने अंग्रेजी हवा में ही सांस लिया है। वॉश्ड बाय द रिवर, और हमें जो अंग्रेजी रिवर्स हैं, जो इंग्लैंड की रिवर्स हैं, उन्होंने हमें नहलाया है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और हमने अपने ही घर पर, घर का मतलब इंग्लैंड के अंदर जो सूर्य की रोशनी है वो हमें ब्लेस करती है, या हमने उस सूर्य के प्रकाश को लिया है, हमारी बॉडी ने उसको कंज्यूम किया है। ओके, तो पहला भाग इसका ऑक्टेव था जो कि रूपर्ट ब्रूक ने कौन से मॉडल पर? पेट्रार्कन मॉडल पर इसको कंपोज किया है। तो आपको समझ आया? वो कहता है कि जब भी मैं मरूंगा तो मेरे बारे में यही सोचना कि मैं यहां भी दफनाया जाऊंगा, मैं नहीं, अगर अंग्रेजी सैनिक कोई भी है तो वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि इंग्लैंड ने हमें जन्म दिया, हमें आकार दिया, हमें जागरूक किया, हमें फूल दिए, हमें रास्ते दिए, हमारे उन्होंने इंग्लिश हवा में हमने सांस लिया, नदियों में हम नहाए हैं, सूर्य की रोशनी को हमने वहां पे कंज्यूम किया है। तो इसलिए जो हमारी नेटिव लैंड है बहुत महान है, बहुत ग्रेट है, और जहां कहीं भी हमारा खून मिट्टी में मिलेगा वो मिट्टी क्या बन जाएगी? इंग्लैंड बन जाएगी। तो अब स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं इसका सेस्टेड। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल शेड अवे, और सोचो इसने हमारे दिलों में से, हमारे हर्ट में से क्या किया है? ऑल इविल शेड अवे, सारी बुराइयों को क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। शेड अवे का मतलब दूर कर देना। इसी अंग्रेजी जमीन ने, इसी इंग्लिश सॉइल ने क्या किया? हमारे अंदर की बुराइयों को दूर कर दिया है। अ पल्स, अब ये देखिए यहां पे पल्स का मतलब स्टूडेंट्स क्या है? यहां पे पल्स का मतलब थॉट, उसकी जो थॉट है। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, कहता है कि हमें जो हमारे इटर्नल माइंड के अंदर, जो हमारा माइंड है उसके अंदर इसने क्या दे दिया? इटर्नल थॉट्स दे दी, मतलब जो हमेशा रहेंगी, मेमोरीज हमेशा रहेंगी, हमें ऐसी मेमोरीज, हमें ऐसी थॉट्स दे दी जो कि हमारे माइंड में हमेशा क्या रहेंगी? इटर्नल रहेंगी, अनंत समय तक रहेंगी। नो लेस गिव समवेयर बैक, नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। ठीक है, कह रहा है कि जो थॉट्स हमें इंग्लिश सॉइल ने दी हैं वो कोई भी चीज हमसे वापस नहीं ले सकती। गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। ओके, कह रहा है कि हमारे माइंड के अंदर जो उसने सोच दी है, जो हमारे माइंड के अंदर उसने थॉट्स दी हैं, उन थॉट्स को क्या नहीं कर सकता? उन थॉट्स को हमारे माइंड में से कोई वापस नहीं ले सकता। स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है? यहां पे वो क्या कह रहे हैं? गिव्स समवेयर
बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कि जो हमारे दिमाग के अंदर ओके जो हमें सोच दी है उस सोच को हम क्या क्या नहीं कर सकता, हमसे कोई वापस नहीं ले सकता। ओके आगे लिखा है हर साइट्स एंड साउंड्स, हमने उसके दृश्यों को देखा है। ओके और हमने क्या किया है, वहां पे ध्वनियों को सुना है। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, अब हर किसके लिए आया स्टूडेंट्स, वो इंग्लिश सॉइल के लिए आया है। किसके लिए आया है, इंग्लिश सॉइल के लिए आया है। ओके तो कह रहे हैं कि हमने वहां पे ड्रीम्स हैप्पी, हमने वहां पे सुंदर सपने देखे हैं, ठीक है। एंड लाफ्टर, हम वहां पे हंसे हैं। लर्न ऑफ फ्रेंड्स, हमने वहां पे फ्रेंड्स बनाने सीखे हैं। एंड जेंटलनेस, और हमने वहां से क्या सीखी है, उदारता सीखी है। इन हार्ट्स एट पीस, हमने अपने हृदयों को वहां पे शांति कैसे, मतलब हमारे हृदय में शांति कैसे आएगी या हम अपने हृदयों को शांत कैसे कर सकते हैं, ये भी हमें किसने सिखाया, इंग्लिश सॉइल ने सिखाया। अंडर एन इंग्लिश हेवन, हम सारा कुछ हमने कहाँ सीखा है, हमने एक अंग्रेजी स्वर्ग के नीचे सीखा है। यहाँ पे अंग्रेजी स्वर्ग किसको बोला गया है, इंग्लैंड को बोला गया स्टूडेंट्स। ओके तो ये थी स्टूडेंट्स बीए बीएड पार्ट थर्ड के अंदर, जो आपके फर्स्ट पेपर के अंदर पोएट्री पोर्शन के अंदर रूपर्ट ब्रूक की एक बहुत ही फेमस पोइम थी सोल्जर। तो स्टूडेंट्स ये थी पोइम, आपको बिल्कुल समझ आई होगी। ये एक सोनेट है, रूपर्ट ब्रूक ने इसको लिखा है। कौन सी सोनेट है ये, बेसिकली पेट्रोटिक सोनेट है, जो कि दो मॉडल्स को ब्लेंड करके मिला के लिखी गई है। पहला जो ऑक्टेव है वो कौन से मॉडल पे लिखा गया है स्टूडेंट्स, इटालिक या पेट्रार्कल मॉडल पे लिखा गया है। और दूसरे नीचे वाली जो 6 लाइनें हैं वो कौन से मॉडल पे लिखी गई हैं स्टूडेंट्स, वो लिखी गई हैं शेक्सपियरियन मॉडल या इंग्लिश मॉडल पे लिखी गई हैं। ओके आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो को आप स्टूडेंट्स दोबारा देखें, आपको रूपर्ट ब्रूक के बारे में पता चल जाएगा और क्यों ये पॉइंट उस समय इतनी फेमस थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय, और क्यों वो कह रहा है कि अंग्रेजी सोल्जर जहां भी जाएंगे वो जमीन इंग्लैंड बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल समझ आया होगा। आई होप कि आपको ये सारी इमेजरी भी समझ आई होगी। वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट है, ये मेरी बहुत फेवरेट पॉइंट है। ओके और इसको पढ़ने के बाद आपकी फेवरेट बनेगी आई होप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।